जय हिंद साथियों। स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल MSGS सेंटर पर। आज मैं सबसे पहले आपसे एक चीज कहना चाहूंगा, वो ये है कि मैं मानता हूं कि मेरी क्लासेस आजकल डेली नहीं आ पा रही हैं। उसकी सबसे बड़ी वजह ये है कि वक्त मैं कुछ जहां कोचिंग पढ़ा रहा हूं, जिसकी वजह से मुझे वक्त नहीं मिल पा रहा है। मैं हर बात आपको बिल्कुल साफ क्लियर बता देता हूं, तो बस इसीलिए मैं डेली क्लास अपलोड नहीं कर पा रहा हूँ। हफ्ते में 1 से 2 बार ही अपलोड कर पा रहा हूँ। तो उम्मीद करता हूँ मेरी मजबूरी को भी आप समझेंगे और मेरे साथ जुड़े भी रहेंगे, अपना साथ बनाए रखेंगे। और क्या कहूँ, मुझे खुद अच्छा नहीं लगता थोड़ा सा ये कि मैं डेली अपलोड करता था, लेकिन फिर भी कोई बात नहीं। हफ्ते में 1 से 2 दिन अभी मेरी क्लास अपलोड हो रही है। आप लोग मेरे साथ बने रहें और अपना सपोर्ट बनाए रखें और ध्यान से मेरी बातों को सुने, अब क्लास को डेली देखें। और उम्मीद करता हूं आपको हर एक बात मैं यहीं पे क्लियर करा दूंगा और हर एक चीज आपको समझ में आ जाएगी। तो सबसे पहली बात ये, आप ये बताएं आप लोग कैसे हैं, कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताइएगा कि आप किस तरह से। और आजकल एक वायरस जो चला हुआ है आई फ्लू का, उससे आप लोग जरूर बच के रहें, क्योंकि वो मुझे भी बहुत अचानक हुआ और अभी भी मैं ठीक नहीं हूँ पूरी तरह से। तो आप लोग उसको जरूर देख से बचें, चश्मा लगाए रखें और बार बार आंखों को न छुएं। एक मैसेज है, और जिसको हुआ हो थोड़ा सा उनसे कहें कि वो चश्मा लगाए रखें और उनसे आई कांटेक्ट ना हो आपको। ठीक है, इन चीजों का ख्याल रखें। चेहरे की धुलाई करते रहें, चेहरे को साफ रखें, फिंगर और हाथों को साफ रखें, जिससे आप इस वायरस से बचने का पूरा पूरा चांसेस है। ठीक है, और जरा से भी अगर लेफ्ट साइड या राइट साइड में कहीं भी अगर आपको खुजलाहट हो रही हो या जलन हो रही हो, तो तुरंत एक सिप्लॉक्स है ड्रॉप, उसे आप ले आकर तुरंत आप उसको 1 बूंद 2 बूंद दिन में 1 से 2 बार डालना शुरू कर दें। ठीक है, मैंने भी वही किया है। तो और थोड़ा ठंडे पानी से चेहरों को धुले, इससे जल्दी आपको फायदा मिल जाएगा। तो आइए बगैर देरी किए शुरू करते हैं आज की क्लास। आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे बाबर का इतिहास के बारे में। ठीक है, कुछ बच्चों ने कहा था सर जल्दी से बाबर के बारे में अपलोड कर दीजिए, तो मैं आप लोगों से कहूँ आज बाबर की क्लास अपलोड होने जा रही है, बाबर के बारे में पढ़ाएंगे। तो आइए हम पढ़ेंगे आज क्या, बाबर का इतिहास के बारे में। तो मैं आपको बताऊं, 14 फरवरी 1483 ईस्वी में एक छोटा सा छोटी सी रियासत थी जहां मौरा उन्हार कहा जाता है। कहां पे है, आक्सियाना फ्रांस में। यहाँ पे बाबर का जन्म होता है। बाबर सबसे पहले कहाँ रहता है, तो अफगान तरफ। इसके पिता का नाम उमर शेख मिर्जा और माता का नाम जो था वो कुतुब कुतुल गिनार, ठीक है, कुतुल निगार था। तो ऐसा हुआ कि ये पिता की तरफ से पांचवें तैमूर के 5वें वंशज में थे और माता की तरफ से चंगेज खां के 14वें वंशज में थे। पिता की मृत्यु होने के बाद ये मात्र 11 वर्ष की आयु में दिल्ली की परगना जो है, परगना के की राजगद्दी पर ये बैठ जाते हैं। दिल्ली पर इनका भारत पे आक्रमण जो हुआ वो 1526 अप्रैल 1526 में हुआ, वो भी इब्राहिम लोदी के खिलाफ। इब्राहिम लोदी दिल्ली सल्तनत का शासक था, जो बाबर ने इनके ऊपर पानीपत का प्रथम युद्ध में ही इन पर आक्रमण करके दिल्ली सल्तनत से लोदी वंश की समाप्त करके एक नए वंश की शुरुआत कर देता है, जिसे हम मुगल वंश के नाम से जानते हैं। ये मुगल वंश तब तक शासन करते हैं 18वीं शताब्दी तक, जब तक ईस्ट इंडिया कंपनी भारत आ जाती है। ठीक है, तब तक इनकी कंपनी मतलब ये लोग शासन करते हैं। तो यही सारी चीजें हम लोग देखेंगे और आगे देखेंगे कैसे कि इन्होंने कौन कौन से युद्ध किए, जैसे खानवा पानीपत का युद्ध, खानवा का युद्ध, चंदेली का युद्ध, घाघरा का युद्ध। ठीक है, ये सारी चीजें हम लोग डिस्कस करेंगे। और मैं एक चीज बता दूं, क्लास बहुत बड़ी नहीं बनाएंगे। अगर क्लास बड़ी होती है हम इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे, जिससे आपको भी उलझन ना हो और आपको कम समय में ज्यादा चीजें मिल सके। तो उम्मीद करता हूं मेरी बात यहां तक आप समझ गए होंगे
और प्लीज अपना सपोर्ट मुझ पे बनाए रखें, ठीक है, मुझ पे बनाए रखें और मेरे साथ लगे रहें। ये ज्यादा बेहतर होगा आपका मेरे साथ सपोर्ट करें, क्योंकि आप तो समझदार है ना, बस मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहें। चलिए आइए शुरू करते हैं आज की क्लास। तो आज हम लोग क्या पढ़ेंगे, आज हमने बताया आपको बाबर के इतिहास के बारे में पढ़ेंगे। तो 14 फरवरी 1483 ईस्वी में, 14 फरवरी 1483 ईस्वी में बाबर का जन्म मावरा उनहार, मतलब कहां पर है ये है तो ट्रांस ऑक्सियाना, ठीक है, ट्रांस ऑक्सियाना की एक छोटी सी रियासत में हुआ था, ठीक है। तो हमने क्या देखा कि बाबर का जन्म कहाँ हुआ, तो बाबर का जन्म मावरा उनहार में, कहां पर, ट्रांस ट्रांस ऑक्सियाना, ये एग्जाम में आपके आते हैं, ठीक है, खास तौर से यूपीपी वाले इसे बहुत ध्यान से देखें, ठीक है। और कहां हुआ था, एक छोटी सी रियासत में हुआ था। अब बाबर के जो पिता थे उनका नाम था उमर शेख मिर्जा, जो फरगना की एक जागीर के मालिक थे, ठीक है। अब इनके माता का नाम था कुतुलुक निगार, ठीक है, कुतुलुक निगार खां था, ठीक है। देखिए खां उपाधि लग गई तो इससे आप रिलेट कर लीजिए चंगेज खां के वंशज में से थी। आगे देखिए हमने क्या देखा, हमने ये है कि बाबर ने मुगल वंश की जो शुरुआत किया था इसने, वो अप्रैल 1526 में। ऐसा क्यों, क्योंकि यही वो डेट है जिसमें आदिल खां और राणा सांगा ने, ठीक है, और इब्राहिम लोदी के चाचा जो थे उन लोगों ने क्या किया, इन्हें दावत दे दिया था 1526 में ही कि आकर इब्राहिम लोदी के खिलाफ आप लोग आक्रमण करें। तो ये डेट वही डेट है जहां पर इब्राहिम लोदी मतलब लोदी वंश का खात्मा होता है और एक नए वंश की शुरुआत होती है जिसे हम मुगल वंश के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो 15 मतलब अप्रैल अप्रैल 1526 ईस्वी में दिल्ली के सुल्तान, दिल्ली पर उस वक्त किसका शासन था, तो शासन था किसका, इब्राहिम लोदी का, ठीक है। इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच पानीपत के युद्ध के बाद इस वंश की शुरुआत हुई थी। किस वंश की शुरुआत हुई थी, तो मुगल वंश की शुरुआत हुई। मुगल वंश की शुरुआत कब हुई, तो मैं आपको फिर से बता दूं, अप्रैल 1526 ईस्वी को। बाबर ने किस शासन को, किस राजा को हराया, तो वो इब्राहिम लोदी थे, ठीक है। सारी चीजें हम आगे भी क्लियर करते चलेंगे, उसके लिए आप परेशान नहीं होंगे। आगे देखें, बाबर ने इस युद्ध को जीतकर दिल्ली सल्तनत के शासन का खात्मा कर दिया था, ठीक है। 1526 ईस्वी में जब बाबर भारत आया, ठीक है, तो उसने पानीपत के प्रथम युद्ध में इब्राहिम लोदी को पराजित करके दिल्ली के शासन का खात्मा कर देता है, ठीक है, और एक नए वंश की शुरुआत करता है जिसे मुगल वंश के नाम से जाना जाता है। तो हमने क्या देखा, दिल्ली सल्तनत के शासन का खात्मा कर दिया तथा मध्यकालीन भारत में एक नए वंश मतलब मुगल वंश की नींव रख दी, ठीक है। तो बाबर ही था जिसने मुगल वंश की नींव रखी, ठीक है। और जिसके बाद 18वीं शताब्दी तक देश के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम तक मुगलों ने भारतीय उपमहाद्वीप पर राज किया था। कब तक किया था, तो 18वीं शताब्दी तक देश के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम तक मुगलों ने भारतीय उपमहाद्वीप पर राज किया, ठीक है। तथा भारत में मुगलों ने क्या हुआ, भारत में मुगलों ने ईस्ट इंडिया कंपनी के आने तक अपना शासन कराया। तो मुगल सल्तनत कब तक रही, जब तक ईस्ट इंडिया कंपनी पुर्तगालों ने जब तक भारत आ नहीं गए, ठीक है। तो मुगलों ने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के आने तक अपना शासन चलाया। चलिए यहां तक तो आप लोगों ने समझ लिया होगा कि मैं आपको कौन सी बात बताना चाहता हूं। तो ये एक तरीके से मैं आपका बेस तैयार कर रहा हूं
ये पहले आपका बेस तैयार हो जाए, उसके बाद हम आपको युद्ध के बारे में और भारत पर बाबर ने किस तरह से आक्रमण किया था उसके बारे में भी हम आपको क्लियर कराते हुए चलेंगे। तो क्या आप कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताएं कि क्या यहाँ तक आपको ये बात समझ में आ गई। ठीक है, अगर समझ में आ गई है तो फिर हम लोग आगे देख लें। तो आगे हमने ये हेडिंग लिखा है बाबर। तो देखिए, सन 1494 ईस्वी में मात्र 11 वर्ष की अल्प आयु में, ठीक है, अपने पिता उमर शेख मिर्जा के मृत्यु होने के बाद बाबर फरगना की गद्दी पर बैठ गया और यह अपने पिता की तरफ से मतलब पक्ष से पांचवें और माता की तरफ से मतलब तैमूर लंग के का पांचवा वंशज था और माता की तरफ पक्ष से चंगेज खां के 14वां वंशज में से था। ठीक है, इतनी चीजें हम यहाँ पर क्लियर करेंगे और आगे भी हम हर चीज क्लियर करते हुए चलेंगे। पहले आप एक तरह से अपना बेस मजबूत कर लें जिससे आपकी कहानी की तरह आपको हर एक चीज क्लियर होती जाए और आपको किसी भी तरह से कोई भी डाउट नहीं हो। मैं इस तरह से आपको पढ़ाऊंगा, यकीन माने कि आपका एक भी क्वेश्चंस और एक भी डाउट आपके माइंड में रहेगा ही नहीं। आपको क्वेश्चन पूछने की जरूरत नहीं है, आप मत पूछिएगा। इसलिए ना पूछिएगा क्योंकि मैं इस तरह से आपको पढ़ा दूंगा, क्योंकि आपका एक डाउट भी माइंड में रहेगा ही नहीं तो अब भाई आप पूछेंगे कैसे। ठीक है, तो मेरी कोशिश यही है कि मैं इस तरह से पढ़ाऊं कि आपके सारे डाउट मैं ही क्लियर कर दूं। आपके माइंड में चल क्या रहा है, आप क्वेश्चन पूछ क्या सकते हैं, क्या पूछना चाहते हैं, तो मैं ऐसा मौका आपको दूंगा ही नहीं जो आप डाउट में रहें। तो सारी चीजें हम आपको क्लियर कराते हुए चलेंगे। तो देखें, सन 1494 ईस्वी में मात्र 11 वर्ष की अल्प आयु में मतलब बचपन में ही, ठीक है, अपने पिता उमर शेख मिर्जा की मृत्यु के बाद बाबर फरगना की गद्दी पर बैठा। यह अपने पिता पक्ष की ओर से तैमूर का पांचवा वंशज था। मतलब इनके पिता जो उमर शेख मिर्जा थे वो तैमूर लंग से रिलेट थे, इनके वंशज थे। ठीक है, और माता पक्ष की ओर से 14वां वंश था। ठीक है, तो किसके, तो चंगेज खां के। ठीक है, इसके चंगेज खां की तरफ से बाबर जो है वो 14वां वंशज था। यहां तक बात आपको क्लियर हो गई। तो चलिए ठीक है, फिर हम लोग जल्दी से आप तैयार रहें, हम आगे भी देख लेते हैं। तो देखिए, बाबर ने 1494 ईस्वी में समरकंद को जीतने का प्रयास किया था। क्या किया था बाबर ने? बाबर ने जब राजगद्दी पे बैठा, ठीक है, राजगद्दी पे बैठते ही उसने सबसे पहला काम क्या किया, उसने ये सोचा कि हम समरकंद को जीत लेंगे। ठीक है, तो बाबर ने 1494 ईस्वी में समरकंद को जीतने का प्रयास किया। तब ये बहुत छोटी सी इसकी उम्र थी, लेकिन प्रयास तो इसने किया, परंतु यह प्रयास में ये असफल रहा। इसकी प्रयास असफल रही, ये जीत नहीं सका। ठीक है, तो क्या हुआ कि लेकिन इस प्रयास में यह असफल रहा। लेकिन फिर से निश्चित 3 साल बाद 1497 ईस्वी को हाँ, क्या हुआ कि 1497 ईस्वी को समरकंद को बाबर ने जीत लिया। तो सबसे पहले इसने प्रयास किया क्या कि राजगद्दी पर जब इसने ये फरगना की राजगद्दी पर बैठा तो सबसे पहले इसने किया कि एक छोटा सा प्रयास किया। छोटा क्या, इसने पूरा आक्रमण किया था कि 1494 ईस्वी में बैठते ही सबसे पहले इसने कहा कि मैं समरकंद पे आक्रमण करूंगा। तो समरकंद में इसने आक्रमण तो किया था, कब? 1494 ईस्वी में, परंतु इस आक्रमण में इसको सफलता हासिल नहीं हुई। ठीक है, फिर 2 साल बाद मतलब 2 साल बाद तीसरा साल में मतलब 1497 ईस्वी में इसने पुनः दोबारा समरकंद पे आक्रमण कर दिया
और जब इसने आक्रमण किया, इस आक्रमण में इसको जीत हासिल हो गई, इसका प्रयास सफल हुआ और मात्र जो है सिर्फ 100 दिनों तक, मतलब 100 दिन का मतलब क्या, सिर्फ 3 महीना, सिर्फ 3 महीने तक इसने शासन कर पाया था। ठीक है, तो शासन करने के बाद इसने 1501 ईस्वी में बाबर ने पुनः समरकंद पर फिर आक्रमण कर दिया था। ठीक है, और जीत करके फिर इस पर बाबर ने 8 महीनों तक शासन किया था। तो ऐसे कई प्रयत्न इसने किया, काफी मेहनत किया। पहले हम इसको देख लेते हैं, उसके बाद हम बाबर की और भी कहानियां हम आपको बताते हुए चलेंगे। तुमने क्या देखा कि असफल रहा, फिर 1497 ईस्वी में समरकंद को बाबर ने जीत लिया, पुनः आक्रमण करके मतलब जीत लिया, लेकिन इस समरकंद पे मात्र 100 दिन तक ही, कितने दिनों तक, मात्र 100 दिन तक, मतलब 3 मंथ तक ही इसने शासन कर सका। ठीक है, शासन कर सका। जब यहाँ पे ये बैठता है तो यहाँ के जनता जो है ना इससे बहुत खिलाफ हो जाती है, इसको खदेड़ देती है, मतलब मार के भगा देती है। ठीक है, फिर 1501 ईस्वी में मात्र 4 साल के बाद, 5वें साल, ठीक है, चौथे साल, ठीक है, तो 1494 में एक प्रयास किया जिसमें असफल रहा, फिर 1497 में एक प्रयास किया जिसमें इसने सफलता हासिल नहीं हुई, और 100 दिनों तक ही इसने शासन किया, और फिर 97 से 1501 ईस्वी तक, एक ईस्वी में इसने, मतलब बाबर ने पुनः समरकंद पर आक्रमण करके समरकंद को क्या कर लिया था, इसने जीत लिया। और इस बार बाबर ने समरकंद पर 8 महीने तक शासन किया था। बात समझ में आ रही है कि शासन क्या किया था? पहली जब किया तो ये हार गया, दोबारा जब किया 1497 में तो 100 दिनों तक शासन किया था। फिर 1497 से के बाद जब आक्रमण हुआ, तीसरा आक्रमण, तो 1501 में इसने किया और समरकंद को पुनः इसने जीत लिया, और फिर समरकंद पर इसने 8 महीने तक शासन किया। आगे देखें, फिर 1504 ईस्वी में क्या हुआ, नेट 3 साल के बाद 1504 ईस्वी में बाबर ने गजनी और काबुल को जीत लिया था। ठीक है, 2 जगह को इसने जीत लिया। कब? 1504 ईस्वी में जीत लिया। अब फिर 3 साल बाद 1507 ईस्वी में पादशाह, ठीक है, क्या है, पादशाह की उपाधि को बाबर ने धारण कर लिया। फिर 4 साल बाद 1511 ईस्वी में बाबर ने एक बार पुनः समरकंद पर आक्रमण किया, और समरकंद पे ये 1511 ईस्वी का एक ऐसा आक्रमण था बाबर के द्वारा, जो समरकंद पे आक्रमण किया और समरकंद पर आक्रमण करके इसे जीतकर उसने अपने अधिकार, इस पर अधिकार कर लिया। ठीक है, समरकंद को अपने अधिकार में ले लिया, इस पर अधिकार कर लिया। ठीक, आगे देखिए, फिर अगले साल 1512 ईस्वी में बाबर ने समरकंद को दोबारा खो दिया। इसने अधिकार तो कर लिया, कब? 1511 में, परंतु वहां पे विद्रोह हो गया। विद्रोह होने के बाद नेट 1512 ईस्वी में समरकंद को बाबर ने दोबारा खो दिया। कब किया? दोबारा खो दिया। ठीक है, दोबारा खो दिया 1512 ईस्वी में। यहाँ के लोगों ने विद्रोह कर दिया था और ये शासन नहीं कर सका और इसको खो दिया। खोने के बाद बाबर अपनी मां कुतुब निगार के पास जाता है और थका हारा मांदा बैठा रहता है, तो पूछता है, मां, ऐसा कौन सी कमियां हैं जो मैं नहीं कर पा रहा हूं, जो मैं शासन नहीं कर पा रहा हूं? तो इसकी मां ने ही बाबर को एक सलाह दी थी और कहा था कि बेटा, जब तेरे बाप ने, जब तेरे दादा ने, जब तेरे नाना ने, जब तेरे पूर्वजों ने, सारे लोगों ने भारत पे आक्रमण किया और सफलता हासिल की, कुछ लूटा, कुछ लिया, कुछ चले आए, तो जो भी चीज, जब वो आक्रमण किए तो क्यों तुम नहीं एक बार भारत पर आक्रमण करके देखते हो? तो बाबर ने
भारत में सबसे पहला आक्रमण अपना किया था बाजौर में, जो 1519 ईस्वी में किया था। ठीक है, और जब इसमें इसने आक्रमण किया तो एक भेरा का किला को इसने जीत लिया था। ठीक है, तो वही सारी चीजें तो किस तरह से, लेकिन धीरे धीरे जब यहाँ पर आया, जीता फिर वापस चला गया, जीता फिर वापस चला गया, बहुत सारे मशक्कत, बहुत सारी मेहनत इसको करनी पड़ी। बाद में जब इसको दावत मिल गई आदिल खां और आलम खां और राणा सांगा के द्वारा भारत से ही, कि बाबर तुम भारत आओ क्योंकि तुम्हारे पास सेना है, ठीक है, और तुम ताकतवर भी हो, तुम भारत आना भी चाहते हो, मैं लड़ना नहीं चाहता क्योंकि इब्राहिम लोदी के पास बेहद ताकत है। ठीक है, 20,000 सिपाही, बहुत सारे हाथियां, तो इस वजह से हम लड़ना नहीं चाहते, तो आप आकर इस पर आक्रमण करो और इब्राहिम लोदी को मार गिराओ। जिसको भारत आने का एक साफ साफ रास्ता मिल गया, और राणा सांगा सब लोगों ने कहा तो मैं तुम्हारा साथ दूंगा। सपोर्ट मिलने की वजह से बाबर भारत आता है और आक्रमण करना शुरू कर देता है। लेकिन उससे पहले, जो इब्राहिम लोदी के से पहले भी भारत पर बाबर ने आक्रमण किया था, इसे हम देखेंगे। देखें, बाबर का भारत पर आक्रमण। भारत पर बाबर ने पहला आक्रमण 1519 ईस्वी में किया। किस कहाँ किया था? तो बाजावर में किया था। ठीक है, और बाबर ने इसी आक्रमण में भेरा के किले को जीत लिया था, तथा 1519 ही ईस्वी में ही बाबर ने पेशावर को भी जीत लिया। तो क्या किया इसने? किला जीता, फिर 1519 में ही इसने बाबर ने पेशावर को भी जीत लिया। इस वक्त में पाकिस्तान, भारत, ये सारी चीजें क्या थी? एक थी। ठीक है, 1947 से ही भारत और पाकिस्तान का बंटवारा होता है। तो ये जब आक्रमण होते हैं तो भारत और पाकिस्तान सेम रहते हैं, इसीलिए पेशावर पे अभी इसने 1519 ईस्वी में आक्रमण करके इसको जीत लिया था। उम्मीद करता हूं यहां तक आपको बात क्लियर हो गई होगी। आगे देखें, फिर एक साल बाद 1520 ईस्वी में बाबर ने एक बार पुनः सिंधु नदी को पार करके आसानी से सियालकोट, सियालकोट कहां पर है? तो वो है अब पाकिस्तान में। वर्तमान में कहां है? पाकिस्तान में। पहले कहां था? भारत में। ठीक है, सियालकोट और भेरा पर पुनः आक्रमण कर लिया, आक्रमण करके इस पर अधिकार कर लिया था। ठीक है, सियालकोट पाकिस्तान में है और भेरा पर इसने अधिकार कर लिया। फिर 1524 ईस्वी में नेट 4 साल पर 24 ईस्वी में लाहौर सहित पंजाब के ज्यादातर भागों पर कब्जा कर लेता है। बाबर 1524 ईस्वी में लाहौर और पंजाब के ज्यादातर भागों पर यह अधिकार कर लेता है। तो क्या हुआ कि जब इसने लाहौर और भेरा पर अधिकार किया, आक्रमण किया, और कुछ हिस्सों पर इसने इस पे जीत हासिल कर ली। देखिए, फिर बाबर को इब्राहिम लोदी के खिलाफ 3 ऐसे महान शख्स थे जिसने इनको दावत दी थी और कहा था कि आइए साहब, आइए आइए। एक तो थे कि मेरे भतीजे को ही मार दीजिए, एक थे जो पंजाब के शासक थे दौलत खां, उन्होंने कहा कि आकर आप आक्रमण करिए क्योंकि इब्राहिम लोदी हम लोगों को बहुत डरवा रहा है, बहुत ताकतवर है, अब पूरे भारत पे वो शासन करना शुरू कर देगा। आइए हम आपको दावत देते हैं, अब आप आके इन्हें मारिए। और एक थे जो मेवाड़ के शासक थे, जिनका नाम था साहब राणा सांगा साहब, जिन्होंने भी निमंत्रण दिया कि आइए साहब, हम आपके साथ देंगे और आप इन्हें पराजित कर दीजिए। तो आइए इसको देखते हैं, उसके बाद थोड़ी सी इंटरेस्टेड जो आगे हम आपको पढ़ाएंगे उसके बारे में देखेंगे किस तरह से राणा सांगा को भी बाबर निपटाता है। क्योंकि ये वैसा ऐसा शख्स था जिसने बाबर से वादा तो किया था कि मैं आपका साथ दूंगा, लेकिन जब दिल्ली और पंजाब को, दिल्ली और आगरा को जब बाबर जीतने में लगा हुआ था, तब इन्होंने बाबर का साथ नहीं दिया, जिस वजह से बाबर ने राणा सांगा पर भी आक्रमण कर दिया और इनको पराजित कर दिया था। तो आइए देखते हैं बाबर को
इब्राहिम लोदी के खिलाफ पानीपत के प्रथम युद्ध के लिए पंजाब के सूबेदार दौलत खां, कौन थे ये भाई? ये पंजाब के सूबेदार थे, ठीक है। दौलत खां और आलम खां, ये कौन थे? ये थे इब्राहिम लोदी के चाचा थे, ठीक है। कौन थे? पंजाब के सूबेदार दौलत खां और आलम खां इब्राहिम लोदी साहब के चाचा थे तथा मेवाड़ के शासक राणा सांगा ने बाबर को भारत पर आक्रमण करने का निमंत्रण देते हैं। उम्मीद करता हूं यहां तक आपको बात समझ में आ गई होगी, ठीक है। तो एक कहानी भी है जो हम आपको छोटी सी बता देंगे कि बहुत सारे यूट्यूब में पढ़ाया भी गया है, बहुत सारे लोगों ने दिया जो ट्रिक है कि 26 में पानी पिया, 27 में खाना खाया, 28 में चल दिया, 29 में 26 में खाना खाया, 27 में चल दिया, 29 28 में घर गया, उन हाँ फिर 30 में जो है मर गया। इस तरह से हम आपको ट्रिक भी बता देंगे, ठीक है। उसके लिए आप बिल्कुल परेशान ना हो। आइए, यहां तक तो आप लोगों ने देख लिया। उम्मीद करता हूं आज की क्लास आपको बहुत अच्छी लगी होगी। क्लास अगर अच्छी लगी है तो प्लीज मेरे चैनल को सपोर्ट करें, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि मेरा मिशन ये है कि हर एक घर तक एजुकेशन को फ्री ऑफ कास्ट पहुंचाया जाए, क्योंकि जो बच्चे जरूरतमंद है, जो बच्चे पढ़ना चाहते हैं, वो फ्री ऑफ कास्ट एजुकेशन को ले सके। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो एजुकेशन को लेना तो चाहते हैं, परंतु पैसे की वजह से वो शिक्षा ग्रहण नहीं कर पा रहे हैं। यूट्यूब पर भी अब देखें हर आदमी पैसा लेना शुरू कर दिया। तो मेरा मिशन ये है कि मैं बच्चों को पढ़ा दूं, पैसा उनसे नहीं लेना है, मुझे आपसे पैसा नहीं चाहिए बस, लेकिन आपसे मुझे एक चीज चाहिए कि आप मुझे सपोर्ट करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। हाँ, वीडियो मेरी हफ्ते में 1 से 2 दिन आएगी, डेली अपलोड नहीं हो पा रही है, इस वजह से मैंने आपको बताया, क्योंकि मेरे पास वक्त बहुत कम हो रहा है, मुझे टाइम नहीं मिल पा रहा है। जिस हिसाब से हम आपको डेली अपलोड, क्योंकि मैं अकेला ही हूँ, ठीक है, मैं अकेला ही हूँ, मेरे मेरे साथ कोई टीम नहीं है। मैं ही क्लास को रिकॉर्ड करता हूँ, मैं ही क्लास को आप तक पहुंचाता हूँ। इसलिए प्लीज आप मेरे साथ रहें। मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, मैं आपको समझा रहा हूँ, मैं आपको बता रहा हूँ, सारी चीजें आप सपोर्ट करते रहे, क्योंकि मेरे पास टीम होती तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, मेरे पास कोई टीम नहीं है, इसलिए मजबूर हूं मैं डेली आपको कंटेंट, डेली आपको क्लास देने के लिए। उम्मीद करता हूं मेरी बात समझ गए होंगे, और उम्मीद करता हूं मेरी क्लास आज आपको बहुत अच्छी लगी होगी। नेक्स्ट क्लास में हम लोग बाबर के जितना भी युद्ध हुआ, पानीपत का युद्ध, खानवा का युद्ध, चंदेली का युद्ध, घाघरा का युद्ध, कैसे मृत्यु हुई, अब इसके कितने बेटे थे, वो सारी चीजों को हम सारी चीजें आपको क्लियर कराते हुए हम आपको नेक्स्ट क्लास में बता देंगे। और इस क्लास के बाद हम आपको हुमायूं के बारे में पढ़ाएंगे। उम्मीद करता हूं आप पसंद करेंगे, और कमेंट्स बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा। मिलते हैं नई क्लास में नई उमंग नई जोश के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।